नमस्कार, मैं हूं राममोहन शर्मा। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनावी चर्चा का। मौत के सौदागर से लेकर मूर्खों के सरदार और झूठों के उस्ताद तक पिछले 3 दशक में हमारे यहां की चुनावी राजनीति में ऐसी जुबानी तनातनी का पूरा पोथी पतरा है। लेकिन आप सोचें कि यही भारतीय राजनीति है तो ऐसा नहीं है। कई अच्छे उदाहरण भी हैं। 1957 का एक किस्सा है कि जब अटल जी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया था, उसे सुनते ही नेहरू जी इतने इंप्रेस थे, प्रभावित थे कि उन्होंने वाजपेयी को आकर शाबाशी दी, ये जानते हुए भी कि वो विरोधी हैं। उन्हें सियासी सफलता के मंत्र भी दिए। खैर, विषय पर आते हैं तो 3 राज्यों में कांग्रेस को हराने और विपक्षी गठबंधन की सारी प्लानिंग पर पानी फेरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं विपक्षी दलों को कुछ टिप्स दिए हैं। मोदी ने 5 चीजों से बचने के लिए कहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी नमक छिड़क रहे हैं और उसके मजे ले रहे हैं। 3 राज्यों में धमाकेदार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आए तो उन्होंने एक और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि इस समय विपक्ष के जो लक्षण हैं, उसे देखते हुए 2024 में बीजेपी की हैट्रिक लगना तय है। सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। लेकिन अगले दिन संसद जाते वक्त प्रधानमंत्री विपक्ष पर थोड़े सॉफ्ट थे। उन्होंने बिना मांगे अपनी सक्सेस का सीक्रेट विपक्ष को दे दिया और कहा, मोदी जैसे जीतना है तो ये आजमाओ। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मोदी की सलाह मुफ्त थी, लेकिन कांग्रेस को उल्टे जले पर नमक जैसी लगी। उसने कहा, क्या हम समझ नहीं रहे कि मोदी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? विपक्ष के लिए जो उनकी सोच है, उनको मजाक उड़ाना चाहते हैं। ये मजाक उड़ाना खुद एक नकारात्मक राजनीति होती है। हम लोग कांग्रेस ने कहा, हिस्ट्री उठाकर देख लो, हम कभी हताश और निराश नहीं हुए हैं। हम लोग निराश नहीं हैं, हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। कांग्रेस ने सलाह ठुकरा दी। इसके बावजूद मोदी ने आज तीसरे दिन नसीहतों की तीसरी खेप जारी की। विपक्ष के बारे में देश से कहा, वो अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद, अज्ञानता के साथ खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जाएगी। यही समझ रही तो कई और हार झेलने को तैयार रहें। झूठ और निराशावाद। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर ये 2 लेबल चिपकाए, क्योंकि 3 राज्यों की हार को कांग्रेस गले नहीं उतार पा रही है। एक बार फिर उसे ईवीएम में जालसाजी नजर आ रही है। जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल है। अज्ञानता का तीसरा लेबल इसलिए क्योंकि कांग्रेस को ईवीएम वाली शिकायत तेलंगाना में नहीं, 3 राज्यों में भी बस वही है जहां हारी है। तो हमेशा रोते ही हैं, चुनाव के बाद यही करते हैं। ईवीएम था तो छिंदवाड़ा में 7 सीटें कैसे जीत गए? प्रधानमंत्री ने चौथा लेबल कांग्रेस पर विभाजनकारी एजेंडे का लगाया। उनका इशारा चुनाव नतीजों के बाद सियासत को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाले कांग्रेस के नैरेटिव की ओर था। हालांकि कांग्रेस पहले ही ट्वीट डिलीट कर गई। उत्तर वर्सेस दक्षिण की बंटवारे की पॉलिटिक्स पर कांग्रेस पार्टी उतर आई है। विभाजनकारी रणनीति, जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समाज को बांटती हो, कांग्रेस ने तो हमेशा जोड़ने की बात की। और मोदी ने अहंकार का 5वां लेबल खास तौर पर कांग्रेस पर लगाया। इसमें दिलचस्प अब ये हो गया है कि मोदी ही नहीं, कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथी भी उसे अहंकारी बता रहे हैं। परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। अकेले कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ी और ये प्रूफ करना चाहा कि इंडिया में हम ही 1 नंबर पार्टी है और हम ही राज कर सकते हैं, तो नतीजा तो सामने है। इंडिया अलायंस में अहंकार का मैटर जितना एक्सटर्नल है, उतना ही अब इंटरनल है। इसी फेर में अलायंस की कल की बैठक टल गई।
ममता, नीतीश, अखिलेश पर सस्पेंस फिर गहरा हो गया। इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि उसमें आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन उसे जबरन मनवा नहीं सकते। अपना विवेक, अपनी इच्छा सर्वोपरि होती है। मुझे लगता है खुद मोदी जी के अंदर ही नेगेटिव प्ले कर रहे हैं ज्यादा। हम सब पॉजिटिव है, बिल्कुल। मोदी जी थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती। बहस पर आए उससे पहले अहमद फराज का एक शेर है, वो जिस घमंड से बिछड़ा गिला तो इसका है कि सारी बात मोहब्बत में रख रखाव की थी। तो सारी बात मोहब्बत में रख रखाव की थी। रख रखाव किनका? जो आपसे छोटे दल हैं, जो आपसे 2-4 सीटों की मांग कर रहे हैं और उसके बदले आपके लिए लंबी चौड़ी फौज उतारकर अपने कार्यकर्ताओं की प्रचार करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी? क्या बड़े दल की नहीं थी? ऐसे कई सवाल हैं और वो हम नहीं उठा रहे हैं, वो वही दल उठा रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त राखी राठौड़ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अनुमा जी बहुत बहुत स्वागत, राखी जी आपका भी बहुत स्वागत। राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप महासचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के बहुत बहुत स्वागत राजीव रंजन जी। धीरेन्द्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता हैं एलजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है धीरेन्द्र कुमार जी आपका। और सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, सवाल आपसे। सबसे पहले तो आपको जय हिंद। और सवाल ये कि जो प्रधानमंत्री नसीहत दे रहे हैं या बीजेपी के नेता चूंकि जीते हैं 3 राज्यों में, वो नसीहत दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ चीजों पर एनालिसिस बैठकर कर लेना चाहिए, विशेष रूप से अपने सहयोगियों के प्रति दृष्टिकोण को लेकर? नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। अब आपका नाम ही राम से शुरू होता है तो आपको एक ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ तो मालूम होगा ही कि नहीं कोई अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। तो ये जो चीज है, आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद एक बढ़िया एजेंडा चलता है। परसों से लेकर और आज तक जितने भी देश के अनुभवी चुनावी विशेषज्ञ, जितने भी स्वतंत्र और मूर्धन्य पत्रकार, उन्होंने जो भी अपने एनालिसिस किए, उन सब को लेकर शिव अरूर एक क्लिप बनाते हैं और उसमें सारा कुछ आ जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी, संयोग होता है ना, देख लेते हैं शिव अरूर जी का, तो उस संयोग से वो देखते हैं और उसके ऊपर एक टिप्पणी करते हैं। तो ये सारा कुछ, और फिर उसके ऊपर एक चर्चा आयोजित होती है जिससे कि उन मूर्धन्य पत्रकारों को बेवकूफ साबित किया जा सके और बाकी लोगों को घमंडी कह दिया जाए। तो उसके ऊपर ये चर्चा करने से ये लीगल करने की कोशिश होती है। तो राम जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी और उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा खुद है, वही चीजों का उन्होंने इल्जाम उल्टा कांग्रेस पर लगाया है। और ये आप जानते ही हैं, उन्होंने लिखा देश तोड़ने वाली बातें। देश तोड़ने वाली बातें सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी वीर सावरकर जिनको कहते हैं, वो लेकर आए थे। फिर इस तरह से उनका कहना कि ये 70 सालों का इतिहास है। 70 सालों का तो संघ का, आरएसएस का ये इतिहास रहा है कि वो अंग्रेजों के साथ रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नहीं रहे हैं। तो जो चीजें खुद करते हैं, जितने अहंकारी खुद हैं, अपने सामने वाले विपक्षी गठजोड़ के लोगों को वो घमंडिया कहते हैं। ये किस फूहड़ भाषा का हम अपने देश के प्रधानमंत्री से शोहदों की तरह वो भाषा बोलते हैं। दोनों के बीच द्वंद्व कैसे होता है ये? अनुमा जी, दोनों के बीच द्वंद्व है। आप उनको किसी शब्दावली से नवाजते हैं खुले मंचों से, वो आपको किसी दूसरी तरह की शब्दावली से नवाजते हैं। और इन दोनों के बीच चूंकि द्वंद्व है, इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके जो सहयोगी हैं, जो अलायंस के साथी हैं, अगर वो कहने लगे कि आप अहंकार में थे और अहंकार दूर हो गया, तब भी क्या आपको आत्ममंथन की आवश्यकता महसूस नहीं होती? देखिए, वो हमारे अलायंस है और उनका कहा सिर आंखों पर, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी संविधान की सुरक्षा के लिए ही हमारे साथ हैं। ये जरूर मुझे कहीं लगता है कहीं कोई गैप इन अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जिसमें हम 2024 के लिए जुड़े थे, 2023 की बात नहीं हुई थी। और हमने जब उन्होंने कहा कि हमारी जगह चुनाव लड़ेंगे, तो हमने उसको कोई, हम क्योंकि समावेशी लोग हैं, हम जानते हैं सह अस्तित्व क्या होता है, किसी को किसी ने मना नहीं किया।
और उससे ये हुआ कि जब बीच में वो लड़ने आए, अब वो चाहते थे बीच चुनाव अलायंस हो। जिन जगहों पर केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, वहां अगर ये बात होनी थी तो ये पिछले साल हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर इस साल हुई है और उनको इस बारे में किसी तरह का गैप इन अंडरस्टैंडिंग रह गया, तो उसके लिए हमें लगता है आने वाले समय में हम उसे ब्रिज करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग संविधान को प्यार करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को प्यार करते हैं, उनका इकट्ठा रहना। मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती होंगी कि अगर उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, जो व्यक्ति, जो आपका अलायंस है, जो अलायंस का मजबूत स्तंभ है उत्तर प्रदेश में, अगर उसके संबोधन के साथ आप अखिलेश आपके बड़े नेता, आपके शीर्ष नेता जो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के फेस थे, वो अगर ऐसा लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि फिर कम से कम ये जो अहंकार वाली बात है वो किसी के तो सिर पे था। अगर अखिलेश उस पर बुरा मान रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। शायद ये मंथन आप लोगों को कर लेना चाहिए, राखी राठौर। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप लोग भी तो उसी अंदाज में बात करते हैं, उसी भाषा में आप भी जवाब देते हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा नरम होके बोले, थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कि सज्जनता दिखाए। ये कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद तो जनता करती है कि शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, एक सभ्य भाषा का प्रयोग जो है वो लगातार लोकतंत्र में होना चाहिए। और जिस तरह से अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए, आप देखिए कि कोई भी पार्टी अगर हार जाती है या उसको उम्मीद के मुताबिक सक्सेस नहीं मिलती, तो अपना आत्म मंथन किया जाता है कि भी क्यों हुआ, क्या हुआ, किस वजह से हम लोग हार गए। लेकिन उसकी जगह आप देख रहे हैं लगातार जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से कोई तो ईवीएम की बात कर रहा है, और जिस तरह से अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जिन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया, उनका कास्ट के बेसिस पर लोगों को बांटने वाला कार्ड तो नहीं चला। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि एक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो डिवीजन की बात की जा रही है, वो सच में ऐसा लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने चालू की थी और कहा था कि जुड़ेगा इंडिया, वो जुड़ेगा इंडिया क्या इनके शब्दों से ये प्रामाणिकता आती है? इनके ही जो एक नेता प्रवीण चक्रवर्ती जी ने कहा कि नॉर्थ और साउथ की अलग अलग बातें कर रहे हैं। डीएमके के नेताओं ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, गौमूत्र की बात भी करी है और ये भी कहा है कि जो नॉर्थ वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है। इस तरह की जो बातचीत की जाती है उसको कंडेम करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी लगातार कांग्रेस पार्टी अपनाती है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। वो देशवासियों को इससे सचेत रहने के लिए कहते हैं कि ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। आप देखिए, राहुल गांधी जी खुद जब अमेठी से हार जाते हैं तो साउथ में जाकर के नॉर्थ इंडिया के लोग जिस क्षेत्र से उनके परिवार के लोगों ने दशकों तक जिस क्षेत्र के लोगों ने जिनको सम्मान दिया, उनके परिवार के लोग उत्तर भारत के एरिया से लगातार जीतते आए हैं। नीचे जाकर के साउथ इंडिया में जाकर के जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने सावधान रहने के लिए कहा है और वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, वो चाहे गरीब हो, महिला हो, युवा हो या किसान हो, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। जिस कास्ट सेंसस के माध्यम से ये लोग गए थे बेसिस से कि भाई हम लोग करेंगे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं तो ये नहीं कि अपनी हार या अपना जो भी रिजल्ट रहा उसको स्वीकार करे। आप देखिए, तेलंगाना के अंदर समस्या नहीं है, कर्नाटक और हिमाचल में जब ईवीएम थी तब कोई समस्या नहीं थी। तो इस तरह के लोगों को, जनता को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं राजीव रंजन जी के पास चलना चाहता हूं। राजीव रंजन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अभी ये मंथन इस बात को लेकर करने का है कि ईवीएम, वीवीपैट की पर्चियां, ये सब गड़बड़ हो गए, पोस्टल बैलेट में हमको बहुत वोट मिल गए, हमको ईवीएम में वोट नहीं मिले तो ईवीएम हो जाए, या फिर वाकई एनालिसिस एक होना चाहिए, कोई भी दल जो हारा है, तेलंगाना में बीजेपी हारी या बीआरएस हारी, उनको बैठ के करना चाहिए, यहां जिन 3 राज्यों में कांग्रेस हारी उनको बैठ के करना चाहिए कि कहां हमने चूक कर दी और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ चली गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर चुनावी प्रबंधन किया। जो उनकी उपलब्धियां थी उनको जनता के बीच काफी अच्छे तरीके से पहुंचाने में वो सफल रहे। हमारा जो सवाल है, हम ये मानते हैं कि देश में 3 राज्यों में जो 2 बड़े प्रतिद्वंदी दल थे उनके बीच मुकाबला था। पिछले विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये इतना बड़ा ये मसला नहीं था कि इस मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से कांग्रेस समेत विपक्ष को कोसा है, विजय का उन्माद सर पर चढ़कर बोलने लगे,
ये भी न केवल उस व्यक्ति, उस दल, बल्कि ये देश के लिए भी घातक है। पहली बात, कांग्रेस ने भी तेलंगाना में एक मुश्किल दुर्ग था जिसको जीतने का काम किया। जी। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो उनका दल था एनडीए में, मिजो नेशनल फ्रंट, उनकी करारी पराजय हुई। तो ये कहीं ना कहीं 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तो 2 राज्यों में उनकी हार भी हुई है। जी। अब मैं जो मूल विषय है जिसको लेकर मैं बात कहना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लोकसभा में उन राज्यों में नतीजे उनके पक्ष में आए थे। चूक हुई है रणनीतिक तौर पर। भोपाल में आखिरी दौर में जो वहां की बैठक सभा, जो भी आप उसे कहें, उसे स्थगित किया जाना एक आत्मघाती कदम था। इसलिए आपने चूंकि ये पॉइंट छेड़ दिया है, प्रवक्ता को सुन रहा मैं खुद आता थोड़ी देर में, चूंकि इससे एक बात ये है, आपने कहा कि सत्ताधारी दल है, इनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए राजीव रंजन जी, जो सत्ता में नहीं है, अगर वो भी उसी मद में होकर बैठेंगे, तो क्या आपको लगता है कि उस व्यवस्था को आप जिसको तोड़ने के लिए जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं ये व्यवस्था तोड़िए क्योंकि ये व्यवस्था अहंकारी है, फिर आप उसी जगह सिर पर अहंकार सवार करके क्या आप उस व्यवस्था को बदल सकते हैं? अब देखिए आप, मैं उन बयानों का मैंने हवाला दिया जिसमें अहंकार और जो घमंड था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सर चढ़कर नहीं, आपने कहा कि वो जो बैठक नहीं होने दी गई, किन नेताओं को आत्मघाती था, तो वही संदर्भ है केवल। हाँ, नहीं, वो संदर्भ है, वो उससे ये घमंड शब्द मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ये रणनीतिक तौर पर ये एक बड़ी चूक थी कि जब इन 5 राज्यों में जो इंडिया के बाकी घटक दलों की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी जी, लेकिन एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जो है, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स वहाँ जब वहाँ आते, वहाँ मंथन होता, योजनाओं पर हम बात करते और निश्चित तौर पर एक बेहतर समन्वय और रणनीति के साथ इन राज्यों में इंडिया की जो शक्ल थी उसको एक पुख्ता आधार दिया जा सकता था। फायदा एक तरफा कांग्रेस को होना था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को एक बड़ी जीत से 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी संजीवनी मिलती। अब जो हुआ सो हुआ, मैं मानता हूं कांग्रेस की ओर से पहल शुरू हो गई है और अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी में रहना चाहिए। लेकिन इंडिया के लिए यह सबक इसलिए है जी कि आपका मुकाबला व्यवस्थित प्रबंधन और एक ऐसे सांगठनिक आधार के दल से है जो लगातार काम कर रहे हैं। मुकाबले में उसी मेहनत के साथ इंडिया के घटक दलों को काम करना होगा। मुद्दे आज भी इंडिया के पक्ष में हैं और हम अगर अच्छे तरीके से लड़े राम मोहन जी, 2024 के नतीजे निसंदेह मोदी जी की उम्मीदों के अनुकूल नहीं होने जा रहे हैं और उन्हें हम बिल्कुल परास्त करने की स्थिति में है। ठीक, ये बेहतर है, लेकिन अगर सबक लेते हुए चलेंगे, बेहतर प्रबंधन करेंगे, बेहतर टिकट वितरण होगा और सही तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो यकीनी तौर पर कुछ भी हो सकता है। देश की जनता है, कुछ भी फैसला दे सकती है। मैं चलता हूं धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं निराशावादी हैं, अज्ञानी हैं, झूठे, अहंकारी, ये 4-5 जो शब्द हैं इसमें एक विभाजनकारी भी है। इन 4-5 शब्दों के आधार पर आप लोग, यानी ये एनडीए वाले वर्सेस इंडिया वाले, इसमें इन्हीं के आधार पे आप लोग अब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों आपको लगता है कि ये निराशावादी लोग हैं? या चुनाव तो आपका गठबंधन भी एक तरह से कहिए, बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हारी, तेलंगाना में हारी, 1-2 राज्य अपने यहां हिंदी पट्टी के ज्यादा जीत लिए। देखिए राम मोहन जी, चुनाव हम लोगों ने कर्नाटका में हारी, ठीक, लेकिन गठबंधन के किसी साथी ने कभी उंगली नहीं उठाई कि हाँ आपके चलते हारी गई या आपके इस कदम ने हराया। लेकिन आज यहाँ पे देखिए कि जैसे ही कांग्रेस के पक्ष में नहीं आता है परिणाम, तो जितने उनके घटक दल के साथी हैं सभी लोगों ने उनको अहंकार यहाँ तक कि अभी तो जदयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है केसी त्यागी जी, उन्होंने भी कहा
कि ये अहंकार ले लिया कांग्रेस का, जबकि सच्चाई ये है राम मोहन जी कि जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सभी राज्यों में चुनाव में गई, उन राज्यों में जाने वाले मुद्दे को जनता दल यू ने यहाँ पे बनाया। चाहे जातीय सर्वे की बात हो, चाहे ये आरक्षण टेबल करने की बात हो, सब कुछ इन्होंने किया और उसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस गई जो वहां पे नहीं चल सका। तब नहीं चल सका तो उसको, अगर ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थी तो सब लोगों को हार होनी चाहिए थी और हार की स्वीकारता लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर हार गई तो दे रहे कि कांग्रेस अपने अहंकारी नीतियों के चलते हारी है, हम नहीं हारे हैं, जबकि वस्तुतः ये जनता दल यू का बेसिकली मुद्दा था। बिहार से ये चला हुआ मुद्दा है जो कि इंडी गठबंधन के सारे लोग ले रहे थे। जब इन्हीं के साथ ही जितने घटक दल के लोग हैं, कांग्रेसी अहंकारी है। अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम गठबंधन के लोग अगर घमंडिया कहते हैं तो उस पर इन लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन जब ये लोग ही बोल रहे हैं तो हम लोग सही थे कि ये लोग सही हैं, ये देखें। अब जिस तरह की बात कह रहे हैं कि देखिए जनता के नब्ज को पकड़िए, जनता के मुद्दों को उठाइए। सत्ता में आना ठीक है, आप सत्ता में आना चाहिए, विपक्ष भी राजनीति करती है अपने लोगों के भलाई के लिए, लेकिन जनता क्या चाहती है उसको लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के आप जाइए, न कि सिर्फ सत्ता पाना है, इसके लिए सिर्फ विरोध करना है, इसलिए हमको विरोधी दल में रहना तो विरोध करते रहना है, चाहे कोई भी मुद्दा हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं इन लोगों में है और कहीं ना कहीं वही कारण बना है। आज वहां पे चुनाव हो रहा था तो कहां इन लोगों को कोई आदमी नहीं गए, कोई नेता नहीं गए। आज जब कांग्रेस की मुंह की खानी पड़ी है तो इन लोगों को निमंत्रण दे रही है। आज इनका दौर आया है तो ये लोग भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में एकता नहीं है और इसीलिए बराबर हम लोग कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया वाले बांटो और राज करो। अब जनता समझ चुकी है, शायद प्रधानमंत्री जी यही इशारा कर रहे हैं कि ये इशारा कर रहे हैं। मैं अनुभा जी के पास एक बार फिर से चलता हूं। अनुभा जी, ये आपने अपने विरोधियों की बात भी सुनी, अपने सहयोगी की बात भी सुनी। दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो जानी चाहिए थी, उन पर उस वक्त गौर नहीं किया गया। अब उसके पीछे आपकी रणनीतिक समझ बहुत अच्छी थी या घमंड ज्यादा हावी था, ये तो एनालिसिस का विषय हो सकता है। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए कि ये 4-5 शब्द कहे गए हैं, एक अहंकारी, दूसरा झूठे, तीसरा अज्ञानी, चौथा निराशावादी और पांचवा विभाजनकारी। आप दोनों ये चाहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, कि ये लेवल एक दूसरे के ऊपर चस्पा हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेहतर कम्युनिकेट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है? राम साहब, ये मेरा एक पर्सनल भी व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि मेरे भाई जैसे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा कि हमें एक व्यवस्थित संगठन से, प्रबंधन से लड़ना है। लेकिन कुछ क्रोनोलॉजी भी दिखती है कि पहले एक राज्य में जहां सब लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से 2 महीने जो देखा उसको खारिज करते हुए एक ऐसा चुनाव का एजेंसी जो है वो घोषणा करती है और उसको पूरा वायरल किया जाता है। उसके बाद माहौल बनता है, उसके बाद इसी तरह से वो लोग हारते हैं भारतीय जनता पार्टी के, या तो जिनको पार्टी छोटा सबक सिखाना चाहती है या फिर जिनको वाकई वो धता बताना चाहती है। बीजेपी के केवल वो लोग हारते हैं। तो ये सारा कुछ देखते हुए क्रोनोलॉजी भी दिखती है। इसमें जब आप कहते हैं कि हम ईवीएम पर दोष लगाते हैं तो इसके ऊपर भी पड़ताल जरूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इस तरह से माहौल बनाते हुए चुनाव को, और आज डिस्कोर्स को, आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात है, उसमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने हमें घमंडी कहा। आपको सबको मालूम है, दिखता है, प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं निकलती है कई बार घमंड के मारे, उनकी नाक पर रुक जाती है वो आवाज, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। आज वो जिस तरह की बात करते हैं जैसे कोई खलनायक जब किसी को प्रताड़ित कर रहा होता है ना, भले आदमी को, तो कैसे चिढ़ा चिढ़ा के करता है, वही कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब उनको देखिए, उनके साथ तो ईडी का गठजोड़ है, इलेक्शन कमीशन का है, और यहां तक कि उन्होंने सेना को नहीं छोड़ा। शहीदों के नाम पर वोट तो मांगे, वो एक बात है, पर सैनिकों को कह दिया कि जाइए हमारी सरकारी नीतियों का छुट्टी में प्रचार करिए, जाइए सेल्फी पॉइंट में जाके प्रधानमंत्री और सरकार के कामों पर बात करिए। और अभी जो इनका रथ जाने वाला है उसमें कलेक्टरों की ड्यूटी लगाई है। तो हर तरह से चुनावी शुचिता का, एक लोकतंत्र का उत्सव होता था चुनाव, इस उत्सव को पूरी तरह तबाह किया है तानाशाही दिखाकर। और ये आप देख रहे हैं कि हर सरकारी मशीनरी, पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके पास इतनी सशक्त सरकारी मशीनरी है, इतनी जोरदार सरकारी मशीनरी है। कर्नाटका में तो आपने जबरदस्त मात दी,
और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की किसी रैली का कोई काम नहीं हुआ, उनका कोई भाषण, अली बजरंगबली कुछ काम नहीं आया। आप लोगों ने कहा वहां भी उनकी सरकार थी, बीजेपी की, स्टेट में भी, और इलेक्शन कमीशन जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। अभी तेलंगाना की स्थिति वो थी जिसमें आप तेलंगाना में उनकी केवल 7-8 सीट आई। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, इससे पहले हिमाचल प्रदेश आपने जीता, पिछला जो चुनाव 2018 का लड़ा था, तीनों स्टेट आपने एक तरफा जीते थे, जिसमें 15 सीट छत्तीसगढ़ में बची थी बीजेपी की। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये ईवीएम ने चुनाव हरा दिया, हमारे प्रबंधन का कोई दोष नहीं, हमारी लीडरशिप का कोई दोष नहीं? केवल ईवीएम की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक खेल है। पता है अगर तेलंगाना में बीजेपी को जीता हुआ दिखा देंगे तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा, सब एक बार में कह देंगे कि ऐसा हो गया है। तो ऐसे राज्यों में जहां उसका अस्तित्व है और जहां वो हमेशा अच्छी रही है, ये खेल केवल वहीं होता है। और तो जहां हिमाचल की बात पिछली बार तो इन तीनों स्टेट में जहां बीजेपी का अच्छा होल्ड था, वहां तीनों स्टेट में आप जीते थे। यही मशीनरी, यही इलेक्शन कमीशन, यही सरकार। जी वही कहा मैंने, वही कहा। और अब तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपके प्रदेश की सरकार थी, मैंने आपके भी कुछ 100-150 अच्छे अधिकारी होंगे जो सरकार में ठीक ठाक काम कर रहे होंगे। मैं आपसे वही बात कह रही हूं, दोबारा से सुनिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये आज से 10-12 साल बाद जब हम इस समय को पढ़ेंगे ना, तो ये सब सामने निकल कर आएगा। आज के समय में हम इसके ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच वाले लोग हैं। हम ही लेकर आए थे ईवीएम, आज हम कैसे कह दें कि कोई उसका दुरुपयोग करने लग पड़ा है? यही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। मैं इसमें राखी राठौड़ की एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। राखी राठौड़, क्या आपको लगता है कि राजस्थान जैसा स्टेट जहां अशोक गहलोत की मशीनरी, जो प्रशासनिक मशीनरी बड़ी तगड़ी, और हर जगह, हर जिले में, हर बूथ पे कहा जाता है कि उनके लोग और उनके जो चाहने वाले हैं वो बैठे हुए हैं, ओपीएस की बात करने वाले अशोक गहलोत, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी पेंशन वापस लौटाने की बात करते हैं, वहां पे अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक मशीनरी, आपकी ईवीएम मशीन, सब कुछ मिला के आपने चुनाव जीत लिया। देखिए यही हार की हताशा है और इसीलिए एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। और आपने जैसे कहा राजस्थान में तो वोटिंग बहुत स्लो हुई। आप देखिए कि 2 घंटे बढ़ने के बाद भी सिर्फ एक वोटिंग 1% के नजदीक कुछ वोट परसेंटेज बढ़ पाया। और जहां तक देखिए अभी अनुमा जी कह रही थी, प्रधानमंत्री जी जब घमंडिया ग्रुप कहा करते थे पहले विधानसभा चुनाव से पहले, तो बिल्कुल सही कहा करते थे। अभी राजीव रंजन जी ने तो बहुत सदैव और सभ्य भाषा में इनको घमंडिया कहा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से घमंड में चूर है। आप राममोहन जी, मैं कई दिनों से कई सारे डिबेट्स में शामिल हो रही हूँ। आप देखिए समाजवादी पार्टी के हो, जेडीयू के हो, आरजेडी के जो प्रवक्ता बैठते हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग चैनल्स पर आकर कर रहे हैं, ये सबके सामने, यानी प्रूव हो जाती है कि कहां घमंड है। अनुमा जी ने अभी बहुत सारी बातें व्यक्तिगत, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, इनको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बिठाया है या व्यक्तिगत कैपेसिटी में बिठाया? मुझे लगता है मैं अपने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने आई हूं और मेरा पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही है वो विभाजनकारी जो सिस्टम है। आप देखिए कि जब कोई पार्टी हारती है, हम कर्नाटक में हारे राममोहन जी, तो हमने साफ साफ कहा कि हम और प्रयास करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये मतदाताओं को दोष दे रहे हैं, ये मतदाताओं को कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया वालों में तो अंडर डेवलप्ड है, उन्होंने तो बिना किसी दिमाग के जो है वोट दे दिया। इस तरह की बातें जब डीएमके के इन्हीं के साथी लोग कह रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट बताइए आप राहुल गांधी जी का या प्रियंका वाड्रा जी का जो इसको कंडेम कर रहा हूं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं। जहां तक ईवीएम की बात है या ये लगातार व्यक्तिगत कई बातें कहते हैं, मैं तो अनुमा जी से कहूंगी, देखिए आप बहुत एक लोकतंत्र के अंदर हमारा भी एक इंडिविजुअल नागरिक के रूप में रोल है, जो आपके पास तथ्य वो जाके पेश कीजिए। कैसे कैसे इलॉजिकल बातें हो रही हैं, देखिए राममोहन जी यहाँ पर, ये कोई लॉजिक नहीं है। जहां चाहेंगे बीजेपी वालों ने बीजेपी को हरा दिया, इलॉजिकल बातों का। और ईवीएम के लिए 2017 में इलेक्शन कमीशन ने सबको, राष्ट्रीय पार्टियों को इनवाइट किया, क्वालिफाई करूंगी, कहा था कि आइए अगर कोई समस्या है तो बताइए। तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? ये कांग्रेस पार्टी तब कहां थी जब पेगासस का लगाया इल्जाम कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइए आपका फोन, तब राहुल गांधी जी कहां चले गए थे? तो ये सिर्फ ये हिटेडली, ये कबड्डी का मैच नहीं, कह रही है वो क्वालिफाई करेंगे। क्या क्वालिफाई करेंगे अनुमा जी? ऐसा नहीं चलेगा अनुमा जी। और व्यक्तिगत आपको अगर करना हो तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जी। हमको लगता है कांग्रेस पार्टी के उदाहरण आपको दे रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब पूरी लहर से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, बात करती है बिना किसी तथ्य के। अरे राखी जी, आप तो ऐसी नहीं थी कि दूसरे के दिए हुए टाइम में बोले। अब वो जवाब दे रहे हैं इस बात पे, आपको क्या तथ्य दे रहे हैं, जरा 1 मिनट सुन लीजिए राखी, मैं तुरंत वापस आता हूँ आपके पास। अपनी हताशा को छुपाना चाहता है।
मैं क्वालिफाई कर रही हूं, देखिए मैं क्वालिफाई कर रही हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन केवल जो आज उप मुख्यमंत्री हैं वो हारे, उतनी लहर में भी वो हारे और बाद में उन्हें एक अनुग्रह करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिससे उनका मुंह बंद हो गया। ऐसे हमारे यहाँ फग्गन सिंह कुलस थे, वो हारे, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो गया, नरोत्तम मिश्रा हारे। मैं कह रही हूँ ये सारी चीजें अगर हम इनको मिलाएंगे, आप बीच में मत बोलिए, मुझे पूरी बात ऐसी नहीं थी। आप बीजेपी की सबसे शिष्ट प्रवक्ता रही है, आप भारतीय जनता पार्टी की सबसे शिष्ट प्रवक्ता रही है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, देखिए राममोहन जी, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, समझती हूँ ये बहुत गलत बात है। ठीक है राखी जी, एक सेकंड जी, मैं जब क्वालिफाई कर रही हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्लैरिफाई कर रही है मेरे ख्याल से आप, मेरी बात सुनिए। ठीक है अनुमा आचार्य जी, मेरा सवाल यह है, अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हारे तो यानी सिराथू के मतदाताओं का या सिराथू के जो आपकी समाजवादी पार्टी की वहां से कैंडिडेट थी उनका कोई योगदान नहीं है, ईवीएम का योगदान है क्योंकि डिप्टी सीएम वहां से चुनाव हार गए। आपको ऐसा लगता है फग्गन सिंह कुलस्ते इसलिए चुनाव हार गए? जो चीजें ना फग्गन सिंह कुलस्ते इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि ईवीएम का दोष है कि वही लोग हारे हैं। यानी आप अपने कैंडिडेट, जिस कांग्रेस के कैंडिडेट ने फग्गन सिंह कुलस्ते को हराया, आप उसके चुनाव प्रबंधन को और उसको मिले हुए मैंडेट का अपमान कर रही हैं, जिसने फग्गन सिंह कुलस्ते को हराया। आप मुझे ये बताइए जी, आप मुझे ये बताइए, एक चीज मुझे आप समझा दीजिए कि क्या हमारे मध्य प्रदेश के लोग ये नहीं समझते कि उनके साथ बार बार छल करने वाले, पटवारी घोटाला करने वाले, व्यापम घोटाला करने वाले, माफिया राज करने वाले, दूध में मिलावट करने वाले, क्या वो लोग जो 18 साल से हैं वो चुनाव जीत सकते हैं? आप मध्य प्रदेश के लोगों को ऐसा समझते हैं? मेरा गृह राज्य है वो। अनुमा आचार्य जी, हम तो इतना अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे आप ये बता दीजिए, खाली एक बात बता दीजिए मुझे। नहीं, बहुत सारी बातें चूंकि आपने गृह राज्य की बात की, मेरा भी उसी स्टेट को 10 साल कवर करने का तजुर्बा है। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक तहसील घूमने के आधार पर मध्य प्रदेश के लिहाज से कह रहा हूं कि जिस स्टेट में नेता प्रतिपक्ष चुनाव हार जाए वो कैसे कहेगा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी है? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 7-8 बार के एमएलए, वो अपना चुनाव नहीं जीत सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लाहौर से। बात करना है क्या या नहीं करना है? मैं बात ही तो कर रहा हूं आपसे। करना है जो भी बात, कॉन्स्टिट्यूंसी जो लाहौर की है, आपके नेता प्रतिपक्ष चुनाव हार गए, डॉक्टर गोविंद सिंह राठौड़। सुनिए, और आप बता रहे हैं कि राठौड़ एक ऐसी प्रवक्ता थी जिनको मैंने हमेशा प्रबुद्धता के साथ देखा। राखी राठौड़ के आप वर्सेस मत जाइए, आपने चूंकि एमपी का रेफरेंस लिया इसलिए मैं बता रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष वहां से, नेता प्रतिपक्ष वहां से आपके चुनाव हार गए, डॉक्टर गोविंद सिंह। कैसे बात करूंगी? मेरा आपसे ये कहना है, बहुत सीधी बात है कि ये जो चुनाव परिणाम है ये यकीन करने योग्य इसलिए भी नहीं है कि जितने भी प्रबुद्ध पत्रकार, जितने भी चुनाव के अनुभवी विशेषज्ञ वहां जमीन पर गए थे, सबकी बात गलत करके आप कहते हैं कि जो लोग हैं, नहीं, दिस इज नॉट इलॉजिकल। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, लॉट ऑफ क्रोनोलॉजी। पूरी तरह अगर हटाना चाहते हैं तो आपके दर्शक भी समझ रहे हैं। तो मैं यही तो नहीं समझ पा रहा हूं कि छिंदवाड़ा की 7 सीटें कमलनाथ के प्रभाव की, जहां पे अच्छा चुनाव लड़े वहां जीत गए। यही ग्वालियर चंबल का अंचल था, मुरैना की बहुत सारी सीटें आप लोग, मुरैना और आसपास की बहुत अच्छी सीटें जीत के आया। खेल हो रहा है देश के साथ। विजयपुर श्योपुर क्लीन स्वीप किया आप लोगों ने, जिसमें आप जो चीजें अनबिलीवेबल हैं उनको नहीं करते, क्योंकि लोग एक बारगी कह देंगे कि ये गलत। पिछला लोकसभा का चुनाव था, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए, ये आपके लिए अनबिलीवेबल जा सकती है, ये अविश्वसनीय था कि नहीं था? देखिए मेरी बात सुनिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे उस समय क्या रहा था समीकरण? पुलवामा एक उसका कारण था जिसकी आज तक पड़ताल नहीं हुई। आज भी उसके परिवारों को ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, वो अपना चुनाव राजेंद्र भारती से हार गए। इसमें ईवीएम ने हरा दिया डॉक्टर साहब को, या फिर राजेंद्र भारती के अंदर जान नहीं और जीत गए? मेरा ये कहना है कि नरोत्तम मिश्रा हारे, उनका हार भी संभावित था और इसके अलावा और भी बीजेपी
बीजेपी के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हार संभावित थी, लेकिन उनका जीत जाना और ये बिल्कुल प्रेडिक्शन से बिल्कुल अलग होना, आप इसको मान लेंगे। और एक दिन पहले एक एजेंसी आके कहती है कि ऐसा होने वाला है और वो हो जाता है, वो हो जाता है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये प्रेडिक्शंस कौन सी एजेंसी आपको पर्सनल दे रही थी? ये कौन सी एजेंसी आपको पर्सनल प्रेडिक्शन दे रही थी कि पिछोर के कैंडिडेट 5-6 बार के केपी सिंह कक्काजू को शिवपुरी से लड़ा दीजिए और वो शिवपुरी से जीत जाएंगे? ये कौन सी एजेंसी आपको प्रेडिक्शन दे रही थी? जनाब आप सभी के चैनल से जो प्रेडिक्शन, जो ओपिनियन पोल आए थे, आप सब जानते हैं, निकाल के खुद देख लीजिए। आप ही लोग दे रहे थे ये सारे प्रेडिक्शंस, और कौन दे रहा था? बहुत सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस की आपके अपने चैनल ने दिखाया है, एबीपी न्यूज ने दिखाया, दर्जनों चैनल है जिन्होंने दिखाया मुझे उनकी सामान्य समझ पे, देखिए जिन्होंने दिखाया उनकी सामान्य समझ पे इतना मैं कह रहा हूं ना कि आप अगर पिछोर के 5 बार के एमएलए को उठा के 6 बार के एमएलए को उठा के शिवपुरी से जाके लड़ा देंगे तो तय है कि दोनों सीटें आपके हाथ से जाएंगी। भरोसा ना करूं, आपके चैनल पे आऊं जी, राम जी, आपके चैनल पे एग्जिट पोल पे आप ही लोगों ने सैकड़ों बार सवाल उठाए, जहां एग्जिट पोल बीजेपी की जीत दिखा रहे थे। जैसे राजस्थान में आपने कहा कि ये फर्जी है, अब जीतेंगे तो अशोक गहलोत जीतेंगे, आप ही लोगों ने सवाल उठाए और आपके मन मुताबिक ना आए तो आपको पसंद नहीं आता। ठीक है, अचानक जमीन पे जो चीजें हो रही, राम साहब हमें सब पसंद आता है क्योंकि हम लोकतंत्र में रहने वाले समावेशी लोग हैं, हम समझते हैं साहस। अब मैं राखी राठौड़ के पास जा रहा हूं। जो पूरा वजूद मिटाना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनके लिए है जो वजूद मिटाना चाहते हैं अपने विपक्ष। राखी राठौड़, ये उनका प्रॉब्लम है। कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं ताकि अनुवा जी को थोड़ा सा विश्वास हो सके कि ईवीएम की टेम्परिंग नहीं हुई है या नहीं हो सकती है? कुछ एग्जाम्पल है आपके पास? बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा कि 2017 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सारी राष्ट्रीय पार्टियों को बुलाया था कि अगर किसी को समस्या है तो वो आइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की कही थी पुष्टि कि किसी के पास कोई बेसिस है तो बताइए कि किस तरह से ईवीएम जो है वो हैक हो सकता है। मैं तो ये कहूंगी जिसके बारे में हमारे वकील गए हैं, समय सीमित है, एक मिनट अनुवा जी आपकी बात हो गई। तेलंगाना में तो नहीं किया है, 15,000 इस तरह की हुई। पिछली बार कर्नाटक में तो हैक नहीं हुई, 15,000 शिकायतें हैं। ये बताइए इलेक्शन कैसे हो सकती है? तो जिस तरह के क्वेश्चंस ये लोग उठाते हैं वो इलॉजिकल क्वेश्चंस है। मतदाताओं पे सवाल उठाना, हमारे देश को विभाजन की बात करना, नॉर्थ साउथ करना। चलिए, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ कसम संविधान की में अभी के लिए बस इतना ही।